ए बेटा ध्यान सुने। तो टीचर वहां पे जब जाता है, ध्यान सुनिएगा सभी लोग, जब टीचर वहां पे जाता है, ये थोड़ा अंदर की बात ध्यान सुन लीजिए। टीचर जब वहां जाता है तो उसको बेटा पीछे वाले बेटा प्लीज प्लीज प्लीज। जब टीचर वहां जाता है तो वहां पे एक सैंपल कॉपी एक बच्चे की दी जाती है टीचर को, और वो सैंपल कॉपी में बच्चे का नाम पता एड्रेस कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो सैंपल कॉपी टीचर लेते हैं, सारे टीचर, जैसे एक हॉल में 20 एग्जामिनर बैठे हुए हैं कॉपी जांचने के लिए, 20 के 20 को एक ही कॉपी दी जाती है फोटो स्टेट करा के, और फिर उसके बाद उनसे कॉपी जंचवाई जाती है। कॉपी जांचने के बाद सब टीचर मार्किंग करते हैं। मार्किंग लेने के बाद में सारे जो टीचरों की कॉपी उनको चेक किया जाता है, फिर उसमें जिन्होंने सबसे ज्यादा मार्क दिया है उनको बुलाया जाता है, और जिन्होंने सबसे कम मार्क दिया है उनको बुलाया जाता है। और यह कहा जाता है कि आप थोड़ा सा मार्किंग देने में कटाई करिए और आप थोड़ा सा जी भर के मार्किंग दीजिए, और एक बीच के मार्किंग को रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा 60 नंबर की, मान लो 16 मार्क्स की कॉपी है, और उसमें कोई बच्चा जो है, कोई एग्जामिनर उसको 59 दे दिया है और कोई उसको 40 दे दिया है, तो 40 वाले को बोला जाएगा कि 50 तक पहुंचाओ, 59 वाले को बोला जाएगा 50 तक पहुंचाओ। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। तो ये एक जनरल मार्किंग के लिए बोला जाता है। अब उसके लिए वो क्या गलती कर रहा है जिससे मार्किंग बढ़ रही है घट रही, वो सब चेक होता है, वो सब बात की बात है। अब सीधे मुद्दे पे आते हैं। मैं जब वो कॉपियां हमको मिलती हैं जिनमें बच्चा फेल होने से 4-5 नंबर बचता है, तो बेटा उन बच्चों को किसी भी कंडीशन में पास करना ही पड़ता है। ध्यान रहे, इस कंडीशन में उन बच्चों को किसी भी कीमत पे पास करना ही पड़ेगा आपको। ये तुम्हारे वो वहां का जो HE हेड एग्जामिनर होगा वो यही कहेगा कि सर अगर आपने बच्चे को इतना पहुंचा दिया तो और पहुंचाइए, तो फिर वो टीचर को पास करना पड़ता है। नंबर 1, तब जब टीचर को ऐसी बातें बोली जाती हैं तो टीचर उसमें पॉइंट देखना शुरू करता है कि कहां वो नंबर को दे सकता है। तो बेटा सबसे सिंपल तरीका होता है MCQs, सही करके आपको नंबर दे देगा। ये एग्जामिनर करता है, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप इसको ध्यान रखिए। क्योंकि देखिए बेटा शांत रहिए, क्योंकि बेटा शांत रहिए, क्योंकि उसके पास में प्रेशर होता है। रिजल्ट नहीं जल्दी चेक नहीं बेटा, 20 कॉपी चेक करना है एक एग्जामिनर को। एक दिन में CBSE बोर्ड का एक एग्जामिनर केवल 20 कॉपी चेक करता है। यूपी बोर्ड में है कि जितनी कॉपी ला दे दो, वहां उतना पैसा बना, वो वहां अलग चलता है सिस्टम। यहां तुमको 20 कॉपी, और सुने बेटा प्लीज, 20 कॉपी, एक कॉपी 4 बार चेक होती है, एक कॉपी 4 बार। एक बार कॉपी चेक करता है एग्जामिनर रेड पेन से, फिर चेक करता है कोऑर्डिनेटर ग्रीन पेन से, फिर वॉयलेट पेन से, और आखिरी कॉपी चेक होती है ब्लैक पेन से कोऑर्डिनेटर। इसीलिए आपको पेपर में ब्लैक पेन यूज करना मना होता है, क्योंकि ब्लैक पेन कोऑर्डिनेटर यूज करता है वहां का। आपको केवल एक ही पेन यूज करना है, क्या? ब्लू पेन। रेड पेन एग्जामिनर का है, ग्रीन पेन भी यूज होता है, ब्लू भी ग्रीन भी यूज होता है, वॉयलेट यूज होता है, और उसके बाद में ब्लैक पेन यूज होता है कोऑर्डिनेटर का, लास्ट पेन। तब जाकर के तब जाकर के CBSE की कॉपी की फोटोज खींची जाती हैं एक एक पेज का, और वो पोर्टल पे अपडेट किया जाता है। जब आप कॉपी की जांच के लिए आवेदन करते हो ना, तो वही फोटोज आपको दिखाई जाती हैं। हर एक कॉपी की फोटो खींचकर वेबसाइट पे अपलोड की जाती है रोल नंबर के हिसाब से। जब आपको कहते हो कि नहीं हमारी, और कहीं अगर मान लो एग्जामिनर ने गलती कर दिया, और उसके बाद में उस एग्जामिनर की दोबारा CBSE में ड्यूटी लगनी बंद हो जाएगी, क्योंकि जो एग्जामिनर की ड्यूटी लगती है वो स्कूल से भी पैसा उठाता है, CBSE से भी पैसा उठाता है, फिर प्रैक्टिकल के लिए वाइवा लेने के लिए अलग ही हो जाता है। अगर पैसा खोर टाइप का वो तो वहां भी पैसा उठाएगा। तो कहने का मेरे मतलब यही है। तो ये गलती, ये चीज आप समझिए। नंबर दूसरा चीज, ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को डाउट, और जो बच्चे अच्छा नंबर पाएंगे बेटा उनको वो काट देगा, उनको वो 0 दे देगा काट करके, ठीक है ना। तो ये फेल होने वाले बच्चों के लिए है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो, अदरवाइज आप सोच समझ के अच्छा जवाब दीजिए। नंबर दूसरी बात, जैसे ही पेपर मिले, पेपर आपको आधे घंटे पहले मिलता है।
आधे घंटे पहले, आपके 3 घंटे शुरू होने के पहले आधे घंटे आपको पेपर मिल जाएगा। पेपर लेने के बाद, हाँ क्या कर रहा है गधा, तुम्हारे पास में 3 घंटे टोटल लिखने के लिए होते हैं। तुम पहले, बेटा हंसो मत प्लीज, काम की बातें ध्यान सुनिए। जैसे ही आप पेपर पाएंगे, पहला काम आपके पेपर का रहेगा कि आप पेपर को पढ़िए। अब बेटा टॉयलेट जाने के लिए वहां लिखना पड़ता है, साइन करना पड़ता है गधा। यहां नहीं सर जान में आई गो टू टॉयलेट करके नहीं भाग जाओगे तुम वहां। यह भी जान लीजिए कि वहां एक अलग से स्लिप वो रहता है, कागज रहता है, उसमें लिखा रहता है, उसमें तुम रोल नंबर डालोगे, साइन मारोगे, तब जाओगे टॉयलेट, और आने के बाद फिर साइन मारोगे, रोल नंबर डालोगे। जाने का टाइम, आने का टाइम, आधा है तुम्हें आंख निकाल लेंगे। बेटा ये तुम्हारे पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिए। पेपर क्यों पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। सीबीएसई का पेपर यूपी बोर्ड की तरह नहीं बनता है कि तुमसे पूछेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम बताइए, ऐसे नहीं पूछेगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम को इतनी बार घुमाएगा तुम कंफ्यूज होगे इसको पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं। केमिस्ट्री का नॉर्मल सवाल ऐसे पूछेगा तुम्हें ये कहां से आ गया यार, इसको और तुमको यही बताओ कि तुम्हें इस बात को कॉन्फिडेंस रखना है कि तुमने पूरा पढ़ा है। जिसने वहां कॉन्फिडेंस लूज किया वो नुकसान होगा बेटा उसका। तो पहला काम तुमको यही करना है कि पेपर को जब अच्छी तरह पढ़ो, हो सकता है पेपर ए पहली बार पढ़ने पे तुम्हारा मूड खराब हो जाए, लेकिन दूसरी तीसरी बार पढ़ने पे तुम कम से कम नहीं तो 25% पेपर का आंसर उसी समय दे दोगे। मैं बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में ही सीबीएसई के आंसर छिपा होता है। कई क्वेश्चंस में बच्चे ढंग से पेपर पढ़ते नहीं। जैसे मैं तुम लोग को क्लास के अंदर बहुत सारी कहानियां सुना देता हूं, हाँ ठीक है, लेकिन मैं वादे के साथ कह रहा हूं कि अगर मैंने तुम्हें 10 कहानियां सुनाई होंगी तो उसमें से 3 कहानी तुम्हें उस पेपर में मिलेगी। और तुम जब पाओगे ना, मैं तुमको पेपर ला करके दिखाऊंगा, बेटा देखो यही आया था। खैर उसके बाद कोई बच्चा आता नहीं मेरे से पूछने के लिए, बात समझ में आया ना। लेकिन क्योंकि जैसे टीचर पर जो बनता है ना, वो बहुत जनरलाइज लैंग्वेज में पेपर बनता है। वो तुमसे अब तुमको लगा होगा, तुमसे पूछेगा कि कौन सा हार्मोन से जो शुगर में जो ब्लड में शुगर लेवल को कम कर रहा है, ऐसे नहीं पूछेगा। नीना की काकी थी, काकी को डायबिटीज हो गया, डायबिटीज हो जाने का उनको कौन सी मेडिसिन दिया जाएगा। लो वो अरे यार अब तुमने बेटा इधर ध्यान दे, इधर है भैया इधर। मान लो तुमको बोला कि कोई ह्यूमन बीइंग है, अब तुमसे सिंपल सवाल पूछोगे, नॉर्मल सिंपल सवाल पूछना है, पूछेगा गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है। ये सिंपल सवाल हुआ, नहीं ऐसे नहीं पूछेगा। वो पूछेगा एक आदमी था, उसकी किडनी में स्टोन, उसके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, उसके गॉल ब्लैडर काट के निकाल दिया गया, अब बताइए उसमें क्या दिक्कत आएगी। लो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। मेरी बात समझ में क्या कह रहा हूं ना बेटा, क्यों मजाक कर। तो पीछे सौरभ मार्क सुझा दूंगा गधे, ध्यान दो यार। तो क्वेश्चन को जितनी अच्छी तरह आप पढ़ोगे एग्जामिनेशन में, वो तुम्हारे लिए उतना बेनिफिशियल होगा। ठीक है, क्वेश्चन रीड करना, उसके बाद में जो भी तुम्हारे कॉपीज के पहले ही वो जो है स्टिकर्स लगे होते हैं, उसको तुमको बाद में जब एग्जाम में बोले अपना करना। ओएमआर अच्छे से भरना। ओएमआर में बहुत बच्चे गलती करते हैं, मत करियो कभी बेटा, वही तुम्हारी जीवन शैली है। और अगर तुमको जो है ओएमआर का सैंपल चाहिए तो मैं तुम्हारे ग्रुप में भेज दूंगा। अभी मैं ग्रुप में शायद वापस आ गया हूं ना, तो हाँ तो मैं तुमको ओएमआर का सैंपल भेज दूंगा। एक बार ओएमआर को देख लेना, गोला वाला बनाना देख लेना भाई कैसे होता है। चुप, अपने घर के बड़ों से पूछ लेना जिन्होंने पहले एग्जाम दिया ही होगा। आप समझिए तीसरी बात समझिए। 2 बात तो हो गई, पेपर अच्छे से पढ़ना है, इसको ध्यान देना है। तीसरी बात, राइटिंग मैटर नहीं करती है, लेकिन राइटिंग मैटर करती है। क्यों? अब इसको ध्यान दो बेटा, इसमें सारा खेला
साइकोलॉजी का होता है। ओए यार प्लीज यार बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान सुनिए। मैं कहीं लाइन रीड करके नहीं आया हूं, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट जान लो। अब इसमें ये क्या दिक्कत है, ध्यान समझो। राइटिंग से तुम्हारा कोई एग्जामिनर एक नंबर नहीं काट सकता, नंबर एक, ये अच्छी चीज है। लेकिन अगर तुम्हारी राइटिंग अच्छी रही तो एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी को पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करता। वो तुम्हारा कहीं आधा नंबर भी कटने वाला होगा तो नहीं काट सकता है। वो उसके दिमाग को इतना ठंडा रखता है कि वो झल्लाहट में कभी भी सवाल को नहीं पढ़ेगा, झल्लाहट में कभी भी तुम्हारे कॉपी को नहीं पढ़ेगा, पूरे इत्मीनान से पढ़ेगा। तो ये उसके दिमाग, उसके टेम्परामेंट को ठंडा रखो। कई बच्चों की कॉपी मैंने चेक की है, पाएंगे सारे 17 नंबर 70 में से, अब पूरी कॉपी भर डाले हैं। भरो कॉपी, लेकिन कम से कम 2 पॉइंट तो लिखो उसमें। ऐसी कॉपी सोचो तुमको जो है उतने पेज की कॉपी तुमको लगातार एक एक लाइन चेक करनी है, क्योंकि अगर एक को लाइन मुझसे सही आंसर है और तुमने नहीं दिया तो ऊपर का एग्जामिनर बोलेगा सर आपने कॉपी सही से नहीं चेक की। बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो भी तुम्हारे सब्जेक्ट का आदमी है। ऐसा बोलने लगता है इसे बहुत बड़ा 3 मारे हुए। तो इसीलिए बेटा राइटिंग अच्छी रखनी है, चाहे जिस कीमत पे हो। और 3 घंटे भरपूर समय होता है, बच्चे पेपर 2 घंटे में खत्म कर लेते हैं। इतना टाइम होता है तो तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ज्यादा बॉक्स नहीं बनाना उसके अंदर कि लगो इधर एक लाइन खींच दे, इधर एक लाइन खींच दे, मर कपिए भर डाल। नहीं, को नहीं करना यार। जैसे ही तुम ये सब चोचला करते हो, आपके एग्जामिनर बहुत चालाक, उसको पता है बच्चा उनको फंसा रहा है, कॉपी भरने का चक्कर कर रहा है ये जो है, तो ये सब काम नहीं करना है। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, राइटिंग से हटा करके अब जो पॉइंट है वो सबसे तगड़ा टॉपर पॉइंट है, जान लो। ये टॉपर पॉइंट है, मैं हर बार इस कोचिंग में बता देता हूं, टॉपर पॉइंट यही है। एग्जामिनर को पसंद है फ्लो चार्ट, एग्जामिनर को पसंद है डायग्राम, एग्जामिनर को पसंद है पॉइंट वाइज नोट्स। और मैं आपको बता दूं कि आपके किताब में, आपके पेपर में जो क्वेश्चन मिलता है ना बेटा, वो लॉन्ग क्वेश्चन दे के उसके आगे लिखा रहता है 5। दरअसल वो क्वेश्चन 5 नंबर का एक क्वेश्चन नहीं होता है, उसके अंदर 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन छिपे होते हैं। हो सकता है उसके अंदर 5 क्वेश्चन हो और हर एक क्वेश्चन का क्या है, एक नंबर है। अब तुम कोशिश करो कि किसी एक पार्ट को 1 पेज लिख दो और दूसरे पार्ट को 1 लाइन लिख दो, तो एक में 1 नंबर देगा जिसमें 1 पेज लिखे, तो दूसरे में देगा आधा नंबर। तो वही लिखो जितना उसके साथ न्याय किया जाए। ये नहीं कि हमको ये वाला पार्ट नहीं आ रहा है, तो अब ऐसे एग्जांपल तौर पे तुमसे सवाल पूछे थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है, उसका एग्जाम्पल बताइए। क्वेश्चन है 2 नंबर का, मतलब उसके 2 पार्ट हैं, एक तो डेफिनेशन का, दूसरा एग्जाम्पल का। तो ये ना करना कि जो है लिख दो आंसर है, डिफिनेशन पूरा रेल दो 2-3 पेज का, उसमें ऐसे नहीं करना है। पॉइंट समय को ऐसे वेस्ट नहीं करना है, तुम्हें उसमें उतना ही पॉइंट लिखना है जितना वो है। और दूसरा नहीं आ रहा है तो मत लिखो बेटा, या फिर थोड़ा मोड़ा सोच समझ के अपने से लिख डालो, लेकिन दूसरे पार्ट को जरूर मेंशन करो। तो मैं तुमसे यही समझा रहा हूं, पॉइंट वाइज नोट्स लिखो। और इसी में एक चीज और ऐड करना, क्वेश्चन लॉन्ग आए तो लॉन्ग करने के चक्कर में ये मत करने लगना कि क्वेश्चन को अंदर पहले अब मेरा नाम अंकित है, अंकित ही मेरा नाम है, मेरा नाम ही अंकित है, अंकित ही मेरा नाम है। ऐसे नहीं करना है आपको। आ का आ या टी, ये अंकित मिश्रा नाम होता है। ऐसे नहीं करना है कि एक ही जवाब की 4 लाइनें लिखो। ये काम करोगे और उसके बाद तुमने, बेटा सुनो यार, तुमने शुरुआत के 4 पॉइंट फालतू का लिख दिया और अपना मेन पॉइंट नीचे लिखा 5वें लाइन में। पहला 5वें लाइन तक वो पहुंचेगा ही नहीं, ऊपर जान जाए गधा है साला, काटो का नंबर। तो बेटा तुम्हारा सबसे पावरफुल जो लाइन है वो सबसे पहले होना चाहिए, और कोई हाइलाइटर करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली लाइन, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ऊपर होने चाहिए। और अगर तुमको फ्लोचार्ट आता है बेटा, तो 100% डैम श्योर है कि उस क्वेश्चन में तुम्हारा कोई 1 रुपए का नंबर नहीं काट सकता है। इसीलिए जब बेटा प्लीज
अभी मैंने सीबीएसई की जो गाइडलाइंस के हिसाब से कॉपी चेकिंग को पढ़ा, उसमें ये बात मेंशन है, बच्चों के लिए भी निकालता है वो, उनकी गाइडलाइंस में साफ मेंशन है, मैं पीडीएफ भेजूंगा आपको, साफ मेंशन है कि बच्चा फ्लो चार्ट दिखाएगा। फ्लो चार्ट का जमाना है, टाइम को बचाता है ये तुम्हारे। तो ये चीज समझना है बेटा, पॉइंट वाइज लिखना है, फ्लो चार्ट करना है। कहीं अगर तुमको डायग्राम नहीं भी पूछा है और तुम्हें डायग्राम्स तुम अच्छे से बता सकते हो तो जरूर डायग्राम बनाओ, लेकिन डायग्राम में चित्रकारी मायने नहीं रखती है। अब चित्रकारी मतलब ये नहीं कि हार्ट की जगह ऐसे वाला हार्ट बना दियो, ऐसे वाला हार्ट नहीं यार, हार्ट थोड़ा सा हार्ट जैसा लगे, बात समझ रहे ना? तो हाँ, ये 3 चैम्बर हार्ट हो जाएगा। चलो, तो इसीलिए बेटा डायग्राम से ज्यादा ध्यान देना किस पे? लेबलिंग पे ध्यान देना। हर एक लेबलिंग पे 1 नंबर होता है। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो इसका मतलब तुम्हें अगर उस डायग्राम में 4 लेबलिंग है तो 4 लेबलिंग करोगे। अगर एक को लेबलिंग मिस करोगे 1 नंबर कट जाएगा, चाहे उस डायग्राम की जगह कुछ कितना अच्छा डायग्राम बना लीजिए। तो ये चीज तुमको सबसे पहले ध्यान है, ठीक है? ये सारे पॉइंट्स को अपने एग्जाम टाइम पे याद रखिएगा। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, जो नहीं कर पाए हैं या जो नहीं पढ़ रहे हैं, बेटा वो भी पढ़ें। पहली चीज तो मैं कहूंगा वो पढ़ें। नहीं पढ़ रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि मत पढ़िए, आप सीधे एग्जाम में जाइए, आप पूरी कॉपी भर दीजिए, लेकिन पूरा साइंस की किताब से ही रिलेट करना चाहिए। ये नहीं बसपा की रैली वहां भर दीजिए, समझ ना? तो बेटा हाँ, पता है कुंभ मेला का दर्शन भर रहा हो उसके अंदर, अब हकदड़ मार उसके अंदर आदमी मर गए, ये नहीं कहना। तो अगर मान लो अब ऐसे मान लो मैं एक एग्जांपल दे, बेटा ए लड़की देख तमाचा मालूम, ध्यान सुन पहले, चलो इधर ध्यान दो। बेटा प्लीज इधर शांति से बात कर, तुम लोग ऐसे आगे बैठ कर देखो, ये लोग शांति सुनते थे तुम लोग। चलो इधर बेटा, इधर ध्यान दो। अब ऐसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, मान लीजिए क्या है, मान लीजिए कि पूरा क्वेश्चन तुम पढ़े, पूरे क्वेश्चन में तुमको एक वर्ड आ गया एक्सक्रीटरी सिस्टम, समझ में आया है? बस क्या समझ में आया है? तो बेटा तुमको मान लो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन नहीं आ रहा है, तुमको बोमेन कैप्सूल नहीं आ रहा है, तो तुम कुछ ना करो, तुम पूरा जितना पढ़े उस एक्सक्रीटरी सिस्टम में सब लिख डालो, वही में किडनी उडनी सब लिख डालो। एग्जामिनर की खुद जिम्मेदारी बनेगी कि वो उसमें से पॉइंट निकालेगा जो काम का है, उसमें तुमको नंबर देगा। हंसो मत, ये बात सही है। ए लड़के, कोई भी टॉपिक हो, अगर तुमको लगता है ए गधे बैलों, इधर ध्यान दो यार, ये मारेंगे अभी, घिस जाएगा तू भी, डंडवा है मेरा। चले ओके, तो इतनी बात को ध्यान रखिएगा। बाकी इन सब चीजों में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि मैं अब थोड़ा सा जल्दी से क्विक रिवीजन कराने जा रहा हूं। क्या टाइम हो गया? टाइम होगा बेटा 1 घंटे बाद। कितना? अरे अभी तो 1 घंटे और पढ़ो, 1 घंटे, अरे कम से कम यहाँ 6 तक तो पढ़ो जो है। चलिए, मर गए बेटा, मरी जाओ तुम, फिर क्या दिक्कत है? मरी जाओ, मेरे क्या दिक्कत है? चलिए सभी लोग ध्यान देंगे, अपना जो भी एनसीईआरटी माइंड मैप पॉइंट मैप लाइव निकालो, नहीं लाओ क्या? बेटा बात कोई नहीं कहेगा प्लीज। चलिए देखिए, ध्यान देंगे तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं तुम्हारे सिलेबस के अंदर, पहले उसको ध्यान दीजिएगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ये वो टॉपिक है
जिसमें आपको मैं कुछ पढ़ाने वढ़ाने नहीं आया हूं, बस आपको सिंपली ऐसे दिखाते चला जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने सब पढ़ा है। देखिए इस डायग्राम के अंदर ये एक तरह का फ्लो चार्ट आपको बगल में मेंशन है फोटोसिंथेसिस का, लीफ जिसके अंदर स्टोमेटा होगी जिससे वो गैस वगैरह को एक्सचेंज करेगा, मेसोफिल के अंदर होता है और मेसोफिल सेल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में होता है ग्रेना, ग्रेना में होती है थैलेकोइड, थैलेकोइड में होता है क्लोरोफिल, वहां चलती है लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में होता है वाटर का ब्रेकडाउन, वाटर ब्रेकडाउन के बाद जो है वहां पे मिलता है एनर्जी, एनर्जी के बाद हो जाती है स्ट्रोमा में, जहां स्टोमेटा से हम एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड लेके उससे बना लेते हैं शुगर। क्या बनाते हैं? शुगर। ये होता है बेटा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसको ध्यान रखना है। बगल में अगर मैं हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन की बात करूं तो वहां पे पैरासाइट, होलोजोइक और सेप्रोफाइट, ये 3 डिफरेंट तरह के हैं। ध्यान सुनिए भाई लोग सीधा सीधा। पैरासाइट के अंदर हम लोग एग्जांपल तो जो एक होते हैं एंडोपैरासाइट, एक्सोपैरासाइट, जो हमारी बॉडी के बाहर लगते हो जैसे जुएं, वो एक्टो हैं और जो अंदर लगते हैं वो एंडो हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ले उनको क्या बोलेंगे? पैरासाइट कहेंगे। और होलोजोइक जो सब कुछ कंज्यूम करते हो, जैसे कि बगल में आपको देखने को क्या मिल रहा है? अमीबा। क्या मिल रहा है? अमीबा में न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है। स्यूडोपोडिया के थ्रू ये इंजेक्शन करता है अपने फूड का। किसके थ्रू? स्यूडोपोडिया के थ्रू ये फूड का इंजेक्शन करेगा। यहां पे आपको सामने लिखा हुआ है इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, इंजेक्शन। तो इसका कहने का मतलब ये है कि पहले फूड को कंज्यूम करेगा, फिर उन्हें डाइजेस्ट करेगा और उसके बाद बचे हुए वेस्ट को वो बाहर कर देगा। ये किसके अंदर देखने को मिलता है? अमीबा में। ठीक है। उसी तरीके से ह्यूमन बीइंग में आ जाओगे। ह्यूमन बीइंग में सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन है? माउथ। माउथ जहां पे क्या होता है? मैस्टिकेशन होता है। क्या होता है? मैस्टिकेशन होता है। और यहीं पे होती है हमारी सैलिवरी ग्लैंड। क्या होती है? सैलिवरी ग्लैंड होती है, जिसमें होता है सैलिवरी एमाइलेज, जो हमारे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है। फिर जाता है फूड, कहां जाता है? ऊसोफेगस या फिर वेंट पाइप में, सॉरी फूड पाइप में। फूड पाइप में एक मोमेंट आपको याद करके जाना जिसका नाम है पेरिस्टाल्टिक। पेरिस्टाल्टिक को याद कर रहे ना बेटा? बाद नहीं होना चाहिए। पेरिस्टाल्टिक को याद करके जाना है। पेरिस्टाल्टिक के बाद ऊसोफेगस के नीचे स्फिंक्टर को जरूर याद करके जाना, जिस स्फिंक्टर को हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर के बाद फूड कहां पहुंचता है? स्टमक में। स्टमक में एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन। जनरली आपसे कोई भी पूछ ले कि भाई पेप्सिन एक एंजाइम है तो उसके लास्ट में एज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एज। सारे एंजाइम के लास्ट में एज होता है, लेकिन कुछ एंजाइम क्लासिकल्स हैं जो बहुत पुराने हैं, उनके लास्ट में हम कोई एज नहीं जोड़ते, लेकिन वो एंजाइम है। तो पेप्सिन एक एंजाइम है जो तभी एक्टिवेट होगा जब उसको मिलेगा HCl। क्या मिलेगा? HCl। पेप्सिन ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन का, आता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला स्फिंक्टर है जो स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच होता है। स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच जो स्फिंक्टर होता है उसे हम लोग कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या कहते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। पीछे वाले जितने पाइलोरिक दिख रहे हैं इनका सारे स्फिंक्टर तोड़ दूंगा, जान लो। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर बाद फूड पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पहुंचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां हमारे फूड का सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है। सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो डाइजेशन में रोल प्ले करता है बेटा वो करता है पैनक्रियाटिक जूस। कौन करता है? पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस जो है वो तुम्हारे डाइजेशन में एक्सोक्राइन का फंक्शन परफॉर्म करता है। किसका परफॉर्म करता है? एक्सोक्राइन। पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करके। और जब पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है बेटा, फिर उसके बाद उसके डाइजेशन के बाद फिर वो पहुंचता है इस लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां पे उसमें मौजूद वाटर वगैरह को और इलेक्ट्रोलाइट वगैरह को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर वेस्ट वाटर को एनल स्फिंक्टर से होते हुए बाहर करा दिया जाता है। अब यहां पे सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगला आ गया आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में याद रखिएगा बेटा, वो जो 3 चार्ट वाला डायग्राम आपकी किताब में मेंशन है, 3 एरो वाला, एब्सेंस, प्रेजेंस, लैक, इनको रट्टा मार के जाना। डैम श्योर है ये हर साल आने वाला क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। अब उन तीनों में से एक आ सकता है, वो तीनों आ सकते हैं, और हो सकता है कि डायग्राम में वो स्टेप को मिसिंग कर दे और उसी स्टेप को आपको फिल करने के लिए दे दे। ऐसे भी क्वेश्चन उससे बन सकते हैं। तो उससे बहुत तरह के क्वेश्चन बनने की संभावना, तो उसको पढ़ के जाइएगा। बाकी यहां पे जो आप देख रहे हैं वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या होता है सेलुलर रेस्पिरेशन? जब हमारा ब्लड जो है ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज को लेकर के टिश्यू तक जाता है, तो हमारी टिश्यू ग्लूकोज को लेती है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सबसे पहले जो साइकिल चलती है वो चलती है ग्लाइकोलिसिस, देन माइटोकॉन्ड्रिया में वो जाता है और वहां पे उसका डाइजेशन होता है, क्रेब साइकिल चलती है और उससे हमें क्या मिलता है? एटीपी मिलता है। क्या मिलता है? एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन परफॉर्म तभी करेगी जब उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद रहेगी।
और अगर माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन परफॉर्म करेगी तो एनर्जी हमेशा और प्रोसेस के मुकाबले ज्यादा बनेगी। इन द केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। इन द केस ऑफ एनारोबिक एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन, वैसी कंडीशन में एनर्जी का लेवल एआईटीपी उतनी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी। बात समझ में आया? डाइजेशन हमें केवल ग्लूकोज देता है, लेकिन रेस्पिरेशन हमें एनर्जी देता है, और बिना डाइजेशन के हम वो एनर्जी बना नहीं सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आप रेस्पिरेशन पढ़िए, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़िए, चाहे डाइजेशन पढ़िए, तीनों के बगैर और तीनों में से किसी एक के बगैर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टिश्यू तक ग्लूकोज और ऑक्सीजन को लेके कौन जाएगा? ऑक्सीजन को कैरी करने वाला रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। यह सवाल कई बार पूछा गया है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसे हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं, तो वो है आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है, जिसके कारण उसमें क्या क्या अरे यार क्या हो रहा है ये पीछे? चलो उठो तुम लोग, वहां से उठो, उठो उठो तुरंत वहां से, चलो आगे बैठो। तुम लोग नरक मचा लेते हो। चलो सौरभ आगे बैठो, चलो चलो तुम वहां उठो सौरभ, तो चलो नहीं चलो चलो, मैं कह रहा हूँ ना 10 मिनट का टाइम, चलो आगे बैठो, चलो हमें चलो ना आगे बैठो। तुमको कीड़े क्यों काट रहे? चलो चलो सौरभ बेटा आगे बैठो, चलो अरे आगे बैठो बेटा, तुम एक भी चलो तुम आगे, चलो चलो आओ आओ आगे आओ। अरे आओ ना, आओ, क्यों फालतू नॉमिनेट होना, आओ आओ। पीछे से बार पैसा, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, लगातार बेटा जब तुम लोग ऐसी हरकतें करते हो फिर मुझे झलक लग जाती है, और फिर मैं एक ही डायलॉग मारता हूं, मरो सालों। और फिर तुम्हें मेरी बात चुभ जाती है, फिर तुम कहोगे काम किससे पढ़ा नहीं रहे, अपना कर्म नहीं देखोगे तुम लोग। जब पढ़ाने दोगे तब तो पढ़ाऊंगा। तुम खुद ही टैलेंटेड बने हुए हो, अब मैं क्या कर सकता हूं उसमें? और जब ऐसे करता हूं, और हाँ मजाक में मैं तुमसे ये भी बोल के चला जाता हूं, बेटा मैं तो टाइम पास कर रहा हूं। हाँ सच में कर रहा हूं, टाइम पास ही तो, पूरी जीवन टाइम पास ही तो है। अब तुम मरो चाहे जियो, मेरे क्या मतलब है? पढ़ो चाहे ना पढ़ो। अब ऐसे कोई बोल के चला जाता तुमको बहुत बुरा लग जाता है, अरे ऐसे बोलते वैसे बोलते, पढ़ाने लिखाना नहीं ऐसा। अरे बोलूंगा, अरे बार बार बोलूंगा, मेरा मुंह पकड़ लोगे क्या? बस मैं शुरुआत में तुम्हारी क्लास थी, फर्स्ट क्लास से यही बोलता ना, बेटा इसमें पढ़ने वाले बच्चे बैठे, ना पढ़ने वाले बच्चे। पढ़ने वाले बुरा लग सकता है तो लगने दो सालों को बुरा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा समझे, तो रेस्पिरेशन जो है, बस चुप। तो रेस्पिरेशन में सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना जरूरी बेटा। सर्कुलेटरी सिस्टम में बेटा बात ध्यान सुनिए, सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट के सारे पार्ट, पहली चीज तो आप पढ़ के जाइएगा डायग्राम को। मान लीजिए हार्ट का डायग्राम बना देता है, और उसके पार्ट्स वगैरह में बना एनसीईआरटी में हार्ट का डायग्राम। देखिए सौरभ मार खाएगा अब तू, बिल्कुल सीधे बैठो। जितने डायग्राम तुम्हारे एनसीईआरटी में बने हैं बस वही पढ़ के जाना, उसके ऊपर का ना एक को ना नीचे का एक को। कोई रेफरेंस हो सब फाड़ फेंक देना इस समय। कोई रेफरेंस का डायग्राम नहीं बेटा, केवल माइंड मैप का यूज कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है और तुमको बनाना है, तो तुम ये डायग्राम बना सकते हो। यहां बहुत सिंपल डायग्राम है, अभी मैं पूछूंगा, टाइम जाएगा कि पूछ ही लूं एक आदमी से। चले, तो आपका जो हार्ट होता है, मैंने बताया था हार्ट में राइट साइड वाले सारे चेंबर इम्प्योर ब्लड कैरी करते हैं, लेफ्ट साइड वाले प्योर कैरी करते हैं, चाहे आर्ट्रियम हो चाहे वेंट्रिकल हो। अभी कोई बच्चा उस दिन छेद वाला लेके आया था क्वेश्चन है, क्या था वो? हार्ट में छेद हो गया था, कौन लेके आया था वो? हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं समझो कि बहुत कम है, ठीक है, बट तैयार रहो। हम उस क्वेश्चन को ये नहीं कह सकते कि वो एनसीईआरटी से रिलेट नहीं कर रहा था, डेफिनेटली वो कर रहा था, और ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाएंगे बेटा। अब जब तुमको मैंने जवाब दिया होगा, तुमको लगा होगा कि ये तो मैं ही बता सकता था, ऐसा लगा कि नहीं लगा? बता सकते हो,
लेकिन जब तुम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो तब ध्यान सुनिए। तो हार्ट के राइट आर्ट्रियम में, सबसे पहले राइट आर्ट्रियम में वेना कावा के थ्रू ब्लड आएगी बॉडी से। किससे? बॉडी से। फिर उसके बाद में आर्ट्रियम में होता है ट्राइकस्पिड वॉल। क्या? ट्राइकस्पिड वॉल। इस वॉल से होते हुए ब्लड जाएगी राइट वेंट्रिकल में। कहां? राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल जब पंप करेगी तो ब्लड आपकी जाएगी सीधे लंग्स में प्योर होने वाया पल्मोनरी आर्टरी। वाया पल्मोनरी आर्टरी। क्या हुआ बेटा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते वो कहां पहुंचेगी? लंग्स में पहुंचेगी। लंग्स में होगा एल्वियोलाई। क्या? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो है वो ऑक्सीजन कैरी करती है, वो अपने ऑक्सीजन को दे देगी ब्लड को। ऑक्सीजन से याद आया, अभी पीडब्ल्यू की एक मैडम कुछ बच्चों को गलत पढ़ाई पड़ी थी। उन्होंने मैडम का कहना सुन लो भाई, और सुन लो तुम लोग भी ध्यान दो। बोमेन कैप्सूल के अंदर मैंने बताया था ब्लड आता है ना प्योर होने के लिए, दरअसल वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब मैडम बताई हुई थी डीऑक्सीजनेटेड। बात समझ में आया? मैंने तुरंत उनका वीडियो कैप्चर किया, उनके पीडब्ल्यू टीम ही को भेजा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आजकल जो कुछ नकारात्मक एक्टिविटीज कर रहे हैं, मैं उसको बहुत शेयर करता हूं जो है, क्योंकि पीडब्ल्यू के कुछ नंबर मेरे में जुड़े हुए हैं लोगों के वहां के। एक दिन जो झोटा वाला वीडियो देखा होगा, पढ़ लो, चाहे कहीं सिलेक्शन होगा, यहीं से झोटी ओपारी किए थे। एक दिन मैंने लगा दिया, पीडब्ल्यू वाले मिर्ची लग गई, मेरे को मैसेज कर कह रहे सर ये इलाहाबाद में नहीं हुआ था, इसको हटा लीजिए। मैं कहा नहीं हटाऊंगा बे, नहीं हटाऊंगा गुरु, अब तो यही चलेगा कुछ दिन। मैं लगा छोड़े रहता हूं ना। मैं वादे के साथ कह रहा हूं, मैं तो एक वीडियो देखा और 11th क्लास में ऐसी गलती कर रही, सोचो। और तुम अगर उनके कम से कम 10 वीडियो देखोगे ना, तो 10 में से कम 100 गलतियां निकालो उनके वीडियो में, और हम बस अंधों की तरह बस पढ़ रहे हैं। अब तुमको लगेगा सर अब नहीं, मैं बड़काई नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं बेटा हर कोई परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि यहां ना सब उनको भगवान मान के बैठ जाते हैं। ठीक है? अब प्रमाणित के साथ वहीं पे वीडियो को रोक के मैंने तन्ना से वीडियो बनाया नया। मैंने कहा देखो गलत पढ़ाई रही है। ठीक है? तो याद रहे बेटा, वो डीऑक्सीजनेटेड नहीं, ऑक्सीजनेटेड उसमें अच्छा ऑक्सीजनेटेड नहीं होगी तो ब्लड, वही ब्लड से न्यूट्रिशन किसमें जाता है? नेफ्रॉन में जाता है। उसमें केवल यूरिया फिल्टर होता है, उससे ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है। अब मुद्दे पे आते हैं। तो राइट साइड से पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए ब्लड कहां पहुंची? लंग्स में। लंग्स में गैस का एक्सचेंज हुआ। क्या हुआ? गैस का एक्सचेंज हुआ, और एक्सचेंज होने के बाद वो ब्लड कहां पहुंची? लेफ्ट आर्ट्रियम। और किसके थ्रू आई थी? पल्मोनरी वेन के थ्रू। और लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू बॉडी में चली गई उनको न्यूट्रिशन देने के लिए। अगला आता है आपका लिम्फ। क्या आता है? लिम्फ। लिम्फ मैंने कहा कि आपके टिश्यू में ब्लड से जो भी चीजें लीक हो जाती हैं, ब्लड कैपिलरी से जो भी चीजें लीक हो जाती हैं और आपके टिश्यू के चारों तरफ फैल जाती हैं, उनको लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फेटिक वेसल क्या करती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और एब्जॉर्ब करके उन्हें दोबारा ब्लड में छोड़ देती हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट लिम्फोसाइटिक सेल्स होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं। तो लिम्फ का 2 काम है, एक काम है ड्रेनेज का, क्लीनिंग का, और दूसरा काम है इम्यून सिस्टम का या इम्यूनिटी का। किसका? इम्यूनिटी का। पैथोजन वगैरह से लड़ने में मदद करती हैं। अगला यहां पे है आपका, ये चीज देखिए, ये बहुत सिंपल डायग्राम है। ट्रांसलोकेशन फ्लोएम का काम है। किसका काम है? फ्लोएम का काम बेटा। और ट्रांसपोर्टेशन जब करोगे तो जाइलम का करोगे। मेरी बात समझिए, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन कर रहा है और प्लांट के दोनों डायरेक्शन में कर रहा है, ऊपर भी और नीचे भी करेगा। मेरी बात समझिए, जबकि वो दोनों डायरेक्शन में होता है, जबकि अगर मैं जाइलम की बात करूं तो वो यूनिडायरेक्शनल है, वो एक ही डायरेक्शन में होगा। किधर की तरफ होगा? एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब कौन करता है? रूट। और रूट प्लांट का सबसे निचला पार्ट है और वाटर को भेजता कहां है? ऊपर की तरफ। बात समझ में आया? इसमें एटीपी, याद रखना कि ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसलोकेशन के अंदर एनर्जेटिक प्रोसेस, मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम एनर्जी का इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये एक तरह का एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। कैसा ट्रांसपोर्ट है? एक्टिव। तो बेटा अगर किसी ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी यूज हो रही है तो वो कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जिसमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं हुई उसको कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट।
जाइलम काम करती है वाटर को लीफ तक पहुंचाने के लिए, और फ्लोएम काम करता है लीफ से फूड को डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने के लिए, वो पार्ट जो खुद जो है फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, जैसे रूट, स्टेम, ये सारी चीजें जो खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, उनको न्यूट्रिशन कौन देता है? फ्लोएम देता है। कौन देता है? फ्लोएम। अब भैया स्टेम तो ऊपर भी है, स्टेम तो नीचे भी है, रूट तो नीचे, दोनों डायरेक्शन में बाई डायरेक्शनल हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है आपका, ये डायग्राम जरूर पढ़ के जाइएगा, इसके स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए बेटा। ये क्या बे, क्या हुआ बेटा तमजीद, क्या हुआ? चलिए, तो टाइम भी है, तो बेटा याद रखिएगा, मैं पूछ लेता हूं दूसरे को कितने बजे छोड़ना तुम लोग को, पूछने से पहले। मारा भाई उलझ जाओ। ये आजकल हर कॉल पे जो है सावधान क्यों कर रहा है स्कैमर उस इतना? कहां गया माइक? छोड़ दे, जाओ पढ़ लेना इसको बेटा, मारेंगे गिर जाएगा था साले। ओए ओए आधा जाओ, आधा जाओ, आधे वहीं रुको, वहीं रुको, वहीं रुको, ग्रीन वहीं रुको, हुडी वाले वहीं रुको, बाकी जाओ। ग्रीन हुडी वहीं रुकेगा अभी, सभी वहीं, अभी वहीं रुको, अभी वहीं रुको, अभी रुको, जाओ, अब जाओ लाइन से। ये देखो जरा भूसा, अभी रुको यार, रुको, बैठो, जान तो पहले देखो कहीं से जाओगे, देखो पहले।